हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। और मैं आपका दोस्त रवि। आज हम 11th क्लास को कंप्लीट करके 12th क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और 12th क्लास का पहले चैप्टर की बात करेंगे। और जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके जितने भी PYQs आए हुए हैं 30 to 35 ईयर्स, वो सारे हम कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी क्या होगी और कंटेंट तो मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा आपको पता ही है, जबरदस्त कंटेंट देने की मेरी इच्छा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम बार बार ना आए। और किस कंसेप्ट पे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना वक्त खराब किए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग ए चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास ए और बी, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। यानी कि जब कोई 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से, कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज और दूसरा हमारे पास है माइनस क्यू चार्ज। दोनों कुछ दूरी पे प्रेजेंट है, उस दूरी को हम क्या बोल देते हैं भाई, डी बोल देते हैं। जो ये कुछ दूरी की बात कर रहा है उस दूरी को हम क्या बोल देते हैं, डी के बराबर बोल देते हैं। और जब इनके बीच फोर्स को मेजर किया गया तो फोर्स की वैल्यू हो गई के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। इस फोर्स की वैल्यू इतनी है। ठीक है भाई, यानी कि दो चार्ज, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, कुछ दूरी पे प्रेजेंट है और दोनों के बीच की जो दूरी है उसके कारण जो फोर्स बना वो कितना बना, F के बराबर बना। इफ 25%, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 25% ऑफ चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू चार्ज ऑफ B, देन द फोर्स बिटवीन चार्ज बिकम्स, तब उनके बीच फोर्स कितना हो जाएगा। अब देखिए इस A से 25% चार्ज को निकाल लो, यानी कि Q का 25% कितना हो गया भाई, Q का 25% और परसेंटेज के नाम का 100 बटे में, तो इसे कैंसिल करेंगे तो 4, दैट कम्स आउट टू बी Q बाय 4। ठीक है, इस Q में से कितना निकाल लिया, Q बाय 4, तो इस Q के पास कितना बचा होगा, जब इस Q में से Q बाय 4 निकाल लिया तो इसके पास बचा होगा 3Q बाय 4। यानी कि ये चार्ज नया होके कितना बन गया, ये नया होके बन गया 3Q बाय 4 के बराबर, एक चार्ज ये बन गया। अब इस Q बाय 4 चार्ज को ट्रांसफर कर दिया किसमें, इस माइनस Q वाले में, तो कर दो ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद होगा क्या, उसके पास कितना चार्ज हो जाएगा ट्रांसफर के बाद, वो हमें बात करनी है। जब इस माइनस Q चार्ज में आप प्लस Q बाय 4 चार्ज को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पे मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं, कहते हैं जी Q में Q बाय 4 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5Q बाय 4, पर आपको समझना है वो माइनस Q चार्ज है और चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी है जो नंबर की तरह ऐड होती है। अगर माइनस में ऐड करोगे तो माइनस की तरह, प्लस में होगा तो प्लस की तरह, आप साइन को चेंज नहीं कर सकते। यहां पे इसके साइन का माइनस है तो यहां माइनस ही रखना पड़ेगा। मिस्टेक यही करेगा और वही मिस्टेक आपसे करवाना चाहता है, क्योंकि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए माइनस Q में प्लस Q बाय 4 करोगे तो ये बचेगा माइनस का 3Q डिवाइडेड बाय 4। तो ये दूसरा चार्ज हो गया जो नया बन गया है, यानी कि माइनस Q से किस में कन्वर्ट हो गया है, माइनस 3Q बाय 4 में। तो दूसरा चार्ज अब कितना बन गया, माइनस 3Q बाय 4। इस तरह से अब दोनों के बीच की दूरी तो वही है D। अब फोर्स निकाल दो नया, जिसको क्या कहोगे, F डैश कहोगे। नया फोर्स कितना हो जाएगा, K, पहला चार्ज है 3Q डिवाइडेड बाय 4 और दूसरा चार्ज भी है 3Q डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, K, पहला Q दूसरा Q डिवाइडेड बाय में डी का स्क्वायर, ये बन गया 3 3 जा 9 ऊपर, 4 4 जा 16 नीचे। अब देखिए इस क्वांटिटी की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है, इस क्वांटिटी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, के क्यू बाई डी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आई थी, एफ के बराबर आई थी। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, एफ इंटू 9/16, ये आपका उत्तर हो जाएगा, एफ इंटू 9/16। तो ये हो जाएगा एफ इंटू 9/16 इस प्रकार।
हमने क्या किया, सबसे पहले जब ये ओरिजिनल सिचुएशन पे था, इसके पास Q और उसके पास -Q चार्ज था, तो फोर्स निकाल लिया, वो इतना आया। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि 1 से 25% निकाल के दूसरे में डाल दो। जब इस Q से 25% मतलब Q/4 निकाल दोगे तो ये बचेगा 3Q/4, तो ये बचेगा 3Q/4 के बराबर। ठीक है, अब इन चीजों को थोड़ा स्पीडली मैं इसलिए लूंगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको इन बातों के बारे में पहले से पता है बहुत ज्यादा, इसलिए। और इसका चार्ज किसमें ट्रांसफर कर दिया, -Q में, तो -Q + Q/4 होगा, न कि आप इसको 5Q/4 लिखोगे, जो गलती करोगे और उसके बाद वो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट सेम रिपीट हो गया है भाई ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रिपीट हो गया है सेम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो थोड़ा सा डिफर करता है, कुछ न कुछ डिफर करता है, दोनों का सेम चार्ज नहीं है। वन ऑफ देम इज -E, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो है -E के बराबर, ऐसा बोल रहा है। एंड द अदर इज E + डेल्टा E, और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वो है E + डेल्टा E के बराबर। ठीक है, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -E और उसके ऊपर E + डेल्टा E। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट डिस्टेंस D। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कर बना दिया, वो हाइड्रोजन का एटम बना दिया भाई पूरा। इस बात पे ध्यान दें, ये आपके सामने लिखी हुई है, क्या बना दिया, हाइड्रोजन का एटम बना दिया, और दोनों को कितनी दूरी पे रख दिया, D पे। तो देखिए मैंने बना दिया हाइड्रोजन का एटम पहला, और दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये रहा, और दोनों को कितनी दूरी पे रख दिया, D दूरी पे रख दिया। ठीक है, मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट इज 0 देन डेल्टा E इज ऑर्डर ऑफ। अब क्या कह दिया, इनके बीच का, देखिए दो हाइड्रोजन पहला और दूसरा, इनके बीच का एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, जिसको कहेंगे G इंटू मास ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन मास ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय में D का स्क्वायर, इस तरह से। अब इन दोनों हाइड्रोजन के पास चार्ज भी तो है, और उस चार्ज के कारण जो फोर्स बना उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। K इंटू पहले का चार्ज इंटू दूसरे का चार्ज डिवाइडेड बाय में D का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों का नेट सम किसके बराबर बोल रहा, अगला 0 के बराबर। देखिए अपार्ट इज 0, अब 0 के बराबर बोल रहा, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी, तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। डायरेक्शन अपोजिट पर दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट करोगे। मतलब यहां आपको करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर करना है। ये अगले का कहना है, क्वेश्चन वाले का, मेरा कहना नहीं है, क्योंकि आप जब यही काम करोगे तभी आपका काम जो है सिद्ध होगा, तभी आपका काम बनेगा। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दे रखा है, और एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि 1H1 तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो अगर एक हाइड्रोजन के पास टोटल चार्ज देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन -E और एक प्रोटॉन E+ में डेल्टा E, इस तरह से। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हाइड्रोजन के पास जो Q बचा है, चार्ज बचा है, वो कितना आ गया, डेल्टा E। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी इतना, पहले के पास भी इतना, क्योंकि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, 1H1, जो कि बताता है एक प्रोटॉन और एक इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का कितना, -E चार्ज, और प्रोटॉन का कितना, E+ डेल्टा E। तो टोटल चार्ज को ऐड कर दो, तो क्या हाइड्रोजन का आ गया डेल्टा E। अब रख दीजिए G इंटू में मास ऑफ हाइड्रोजन अगला दे रहा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इस होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि दो बार मास है तो उसको स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू में। अब K की वैल्यू आपको पता ही रख लेना, मल्टीप्लाई बाय पहले हाइड्रोजन के पास चार्ज कितना है, डेल्टा E, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितना है, डेल्टा E, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको G की वैल्यू पता है 6.0
67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, आपको जो है k की वैल्यू पता है, दैट इज 9 इंटू 10⁻9। यहां पे g की वैल्यू रखिए, यहां पे k की वैल्यू रखिए और दोनों को सोल्व करके डेल्टा E के लिए आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब ये जस्ट आपको सोल्व करना है, मैं इसको सोल्व करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सोल्व करना। आपको स्ट्रेटजी बता दी क्या है कि इसने पूरे हाइड्रोजन का चार्ज निकलवा लिया। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसलिए आपको कंसेप्ट के लिए बेसिक का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आप उसके बेसिक में नहीं घुसोगे तो आप कर कैसे पाओगे? इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि बेसिक पे ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन बेसिक से आएगा, आपकी नॉलेज बेसिक की यूज होगी, उसके बाद आप क्वेश्चन को जो फाड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर, दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर हैं, चार्ज्ड स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग। क्या कह रहा है कि दो चार्ज स्फीयर को कॉमन पॉइंट से ऐसे हैंग कर दिया, इस तरह से, एक ये रहा, एक ये रहा, और दोनों के पास कोई ना कोई चार्ज है, इसके पास भी और इसके पास भी, इसलिए इसने कहा कि चार्ज स्फीयर है। स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ L है, दोनों जो स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रहा है इनकी लेंथ L, अगला बोल रहा है कि L लेंथ के स्ट्रिंग से हमने इसको हैंग किया है। इनिशियली एट डिस्टेंस ऑफ D इज लेस देन L, ये दोनों के दोनों शुरू में कुछ दूरी के ऊपर हैं, ये दोनों के दोनों, और वो दूरी इनके बीच कितनी है? D। उस दूरी का नाम क्या लिया इन्होंने? D। पर वो जो D दूरी है वो L से छोटी है, ऐसा कह रहा। प्रत्येक वर्ड का यहां यूज करेंगे, देखना तुम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इसलिए कह रहा हूं कि कंप्लीट लेक्चर के साथ आपको बने रहना है। यहां पे मैं कोई जादू नहीं सिखा रहा हूं कि आपको मैं सिखा दूंगा या कोई मेरे पास कोई काढ़ा जड़ी बूटी या मैंने कोई तंत्र मंत्र सीख रखे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहां पे टाइम व्यतीत करना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूं 2 घंटे का लेक्चर ले रहा हूं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका 100% टाइम यूज करूंगा, ये बात 100% रहेगी। अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन, अब दोनों के बीच अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन तो होगा, ऐसा बोला जा रहा है। द चार्ज बिगन्स टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर, अब कह रहा है कि दोनों के अंदर से चार्ज लीक होना शुरू हो गया है, दोनों स्फीयर से चार्ज का लीक होना शुरू हो गया एट कांस्टेंट रेट। एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v, बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, बट अब क्या हुआ, किसी वजह से दोनों के अंदर से चार्ज लीक होना शुरू हो गया, तो उस फोर्स ऑफ रिपल्सन की स्ट्रेंथ कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और किस वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं? वो दोनों के दोनों v वेलोसिटी के साथ नजदीक आ रहे हैं। देन v वेरीज एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x एज, अब मान लीजिए कि जब वो चार्ज लीक हो रहा है तो इनके बीच की दूरी बच गई x, पहले दूरी क्या थी? d, पर जब चार्ज लीक होने के कारण इनके बीच की जो दूरी है वो कम होना शुरू हो गई, और उनके बीच की जो दूरी कम हुई है उसके बाद उनके पास जो दूरी बच गई वो बच गई x बच गई। ठीक है, अब ये जो चार्ज है इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई किसकी? फोर्स की डायरेक्शन, और इसका मास जो है वो mg नीचे की तरफ काम करेगा, इसलिए mg हो गया नीचे की तरफ। इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर हमेशा क्या होती है? टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है, तो ये थीटा, ये थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, ये थीटा है तो ये भी थीटा, इसलिए इस तरफ वाला कंपोनेंट t sin थीटा और इस तरफ वाला कंपोनेंट t cos थीटा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां से क्या पता चला? ये t sin थीटा f को बैलेंस कर रहा है, दैट इज t sin थीटा जो बैलेंस कर रहा है वो किसको? f को, इस प्रकार, यानी कि t sin थीटा की वैल्यू f के बराबर है तो t cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर होगी, तो डिवाइडेड बाय में t cos थीटा डिवाइडेड बाय में mg। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लैग किए हुए हैं स्टार्टिंग में, उनके लैग के कारण पता नहीं चल पा रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं फिर से बच्चा पार्टी, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आई है, ये जो आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रही है इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आई है, इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आई है, वो टेंशन है T, और हमने इस एंगल को मान रखा है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अब इस T वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक तो इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, इस T cos थीटा को बैलेंस करने वाला कौन है? mg है। क्यों बैलेंस करने वाला? क्योंकि इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं है इसके ऊपर। इसी प्रकार इस T sin थीटा को बैलेंस करने वाला F है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो T से T कैंसिल, साइन बाय कोस किसके बराबर होगा भाई? tan थीटा,
और दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम जी। इस तरह से हो जाएगा। अब एक बात सोचिए, यहां पे दोनों के बीच एक फोर्स बना, इन दोनों के बीच एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, दोनों के बीच की दूरी x है, तो फोर्स हो जाएगा k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में x स्क्वायर। अगर कोई शंका में है कि दूरी तो d बताई थी, पर बाद में इन्होंने क्या कहा कि वो चार्ज लीक होने के कारण दोनों नजदीक आ गए। जब चार्ज लीक होने के कारण दोनों नजदीक आ रहे हैं तो बाद में जो बची हुई दूरी वो क्या x है, और उसी के फंक्शन को हमें बताना है वेलोसिटी का x के साथ। पहले तो दूरी d थी, चार्ज लीक होना शुरू हुआ, दूरी घटने लगी और लास्ट में कितनी बच गई x, इसलिए हमने उस फोर्स को उठाया है। दूसरी बात टेन थीटा, आप टेन थीटा देखिए, टेन थीटा की बात करोगे इस ट्रायंगल के अंदर तो ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा, ये पूरी दूरी x है तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी x बाई टू, दैट इज x बाई में टू इंटू, अब ये दूरी l, ये दूरी x बाई टू, ये निकालनी है, निकाल दो पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, दैट इज l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 और इस पूरे के ऊपर अंडर द रूट। पर आपको एक बात यहां पे दिखाई दे रही है कि d जो है वो l से बहुत छोटा है, पर उसके बाद क्या कह रहा, वो दूरी d कम हो गई और x बच गई। अब d और कम हो गई तो l से और छोटी हो गई। अगर ये l ग्रेटर 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 देन है x से, तो इस x को नेग्लेक्ट कर दो, रख लो किसको, l स्क्वायर को और अंडर द रूट, तो बचेगा क्या, दैट इज इक्वल टू l रहेगा केवल। तो इसका मतलब जब हम इसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं तो अप्रोक्सीमेशन के बाद हमारे पास जो बची हुई चीज है वो केवल और केवल जो रिमेनिंग है वो क्या रह गया, L रह गया। बाकी सारी क्वांटिटी जो है यहां से चली गई है, तो यहां पे क्या बचा, केवल L बचा है। क्यों बचा है उसको मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि वो दूरी जो है D बहुत ही छोटा है और D से भी कम होके X हो गई, तो X L से और भी छोटा, इसलिए नेग्लेक्ट कर दो, बच गया कौन, केवल X बाई 2L। दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो ये हो जाएगा X डिवाइडेड बाय में 2L इज इक्वल टू F की वैल्यू रखेंगे उधर, दैट इज K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में X का स्क्वायर और बटे में कौन रहेगा, M G रहेगा। ठीक है भाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, एक्स का क्यूब। देखिए ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आया, एक्स का क्यूब, और एम जी भी इसी तरफ आ गया। इस तरफ कौन बचा, के बचा, ये 2L बचा और क्यू स्क्वायर बचा, इस तरह से। अब आपको देख रहा होगा हमें तो क्यू और एक्स के बीच रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि लीक हो रहा है ना, चार्ज लीक हो रहा है वो। ये जो mg बच गया और k बच गया, ये 2L बच गया, ये तो कांस्टेंट है। वेरी कौन कर रहा है, एक तो x वेरी कर रहा है, दूसरा चार्ज। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि चार्ज इसमें से लीक हो रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। ये बोल रहा है पहले दूरी d थी, बाद में घट के x होगी, तो मतलब x भी वेरी कर रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, क्यू स्क्वायर के, और बाकी सारी चीजें क्या बन गई, कांस्टेंट बन चुकी हैं, उनका कोई यहां पे काम नहीं है, उनका कोई कार्य नहीं है। अगर मैं अब एक्स क्यूब, अगर मैं अब लिख सकूं इसको, दैट इज q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, स्क्वायर को हटाऊंगा तो इस तरफ आगे रूट बनेगा, रूट बनेगा तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी क्यू डिवाइडेड बाय में dt। कहोगे सर क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर, द चार्ज बिगन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। वो कह रहा है खुद कि कांस्टेंट रेट से स्फीयर के अंदर से चार्ज लीक होना शुरू हो गया, तो मैंने मान लिया डी क्यू बाई dt चार्ज लीक हो रहा है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां क्या बचेगा, 3/2 आगे डिफरेंशिएशन करना है, और यहां रहेगा dx डिवाइडेड बाई dt, और साथ में कौन रहेगा, 3/2 में से एक गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन में माइनस होता है और इंटीग्रेशन में प्लस होता है, तो 3/2 में से जाएगा तो ये बचेगा, देखो 3/2 में से -1 करो तो कितना रहेगा, ये 1/2, कितना रहेगा, x की पावर 1/2 मतलब रूट, यही रहेगा। डिफरेंशिएशन करोगे, देखो 3/2 आगे, x की पावर 3/2 में से एक घटाओगे तो x की पावर 1/2, जिसको क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, तो हमने उसको क्या लिख दिया, रूट लिख दिया। ठीक है, इसके बाद dx बाई dt। अब देखो dq डिवाइडेड बाय dt बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, और ये क्या बन गया, dx बाई dt, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी, इनटू में रूट x हो गया।
अब ये कांस्टेंट रेट वाला चार्ज भी आ गया, क्योंकि अगले ने कहा ना कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, सारी बातें यहां आ गई। तो यहां क्या बचेगा, dq डिवाइडेड बाय dt, और ये रूट एक्स आएगा नीचे, रूट एक्स आएगा नीचे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 इंटू वी। ठीक है, पर हमें तो v की प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, तो v जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। कैसे, देखिए जब ये रूट एक्स ऊपर जाएगा, ये रूट एक्स ऊपर जाएगा, तो x की पावर 1/2 था, कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2, x की पावर -1/2। तो v इज x की पावर -1/2 वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन है, जहां पे आपको मिलेगा x की पावर 1/2। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सारे फोर्स को बैलेंस करके हमने टेन थीटा निकाला। टेन थीटा आया हमारे पास F/mg। उसके बाद F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू k q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्र, और इस F की वैल्यू को टेन थीटा, क्यों, क्योंकि D की वैल्यू स्मॉल है L से, इसलिए D को नेग्लेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू होगी x/2l, उसको यहां रखा, और प्रोपोर्शनलिटी में हमें पता चला केवल ये दो ही बातें हमारे काम की है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी बना ली। इसके बाद हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो ये रूट एक्स आ गया नीचे, तो v की प्रोपोर्शनलिटी हमारी क्या बनी, दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर -1/2, इस तरह से। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है और इसका उत्तर ये आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और नीट 2016 के अंदर आया हुआ है, लगभग आपको इसको सोल्व करने में ज्यादा नहीं तो 1 मिनट से थोड़ी सी सेकेंड ऊपर तो जरूर लगेंगे इस क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्वेश्चन बड़े धैर्य के साथ करने। एक आध क्वेश्चन आता है, ये कुछ 5 7 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे, उसके बाद बिल्कुल फ्लो में बिल्कुल आसान प्रश्न आ जाएंगे आपके सामने, देखना एक बार थोड़े से, तो आपको धैर्य जो है बनाना पड़ेगा। द टू पिथ बॉल्स कैरिंग ए इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। देखिए आपको दिखाई गई है, दो पिथ बॉल को एक यहां पे और यहां पे ऐसे अटैच कर दिया गया है, ठीक है, इस सिचुएशन में। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिड क्लैंप्ड एट हाफ द हाइट। अब उन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, पहले ये यहां पे था, अब क्लैंपिंग यहां पे कर दी, समझ रहे हो ना, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो दूरी y थी उसकी मैं आधी कर देता हूं और उसको बना देता हूं y/2, y दूरी को y/2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसने। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बोल्स नाउ बिकम, अब उनके बीच की सेपरेशन क्या बन गई, क्वेश्चन क्या था मैं समझाता हूं। सबसे पहले इस सिचुएशन में इसको हैंग किया, ये दूरी y और ये डिस्टेंस r, बाद में कहता है इस दूरी को घटा के यहां पे क्लैंप कर दो, तो ये r' दूरी कितनी रहेगी ये बताना है, इसकी बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो स्पीयर लटका हुआ है इसका जो mg है वो हमेशा नीचे रहेगा, आपको पहले भी समझाया था। इन दोनों के बीच कोई फोर्स होगा, वो फोर्स क्या आएगा, इस तरफ आएगा। इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन होगी, ये एंगल फिर से थीटा बनेगा, जैसे यहां पे भी ये थीटा बनेगा, क्योंकि एंगल ही यही थीटा है, तो इसलिए ये एंगल फिर से क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये एंगल फिर से क्या बनेगा, थीटा। यहां क्या होगी, टी टेंशन नाम हो जाएगा। अब इस टी के दो कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा और इस तरफ वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, इस तरह से। अभी अभी समझाया था जस्ट पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर, और मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से लूंगा क्योंकि आपको ये समझा चुका हूं। तो टी कोस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है और टी साइन थीटा f को, तो मतलब टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, f को। टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, f को। टी साइन थीटा f को बैलेंस कर रहा है, डिवाइडेड बाय कर दिया हमने कौन, टी कोस थीटा जो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, ठीक है। और हमने इसको डिवाइड किया है, कभी ये समझो ना डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हमने डिवाइड किया है, टेंशन से टेंशन, साइन बाय कोस क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय में m इंटू जी, इस प्रकार हो गया, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक रिलेशनशिप बनाना होगा, किसके बीच, इस y दूरी और r दूरी के बीच, हमें एक रिलेशनशिप बनाना होगा एक y और एक r दूरी के बीच। पर खास बात यह है कि जो एंगल थीटा है ना इसमें चेंज है ना इसमें चेंज है, टेन थीटा दोनों जगह सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर हमारे पास इस y और r के बीच रिलेशनशिप आ गया तो हम इसको वेरी करवा सकते हैं, तो हमारा पहला ही काम क्या हो गया, y और r के बीच रिलेशनशिप बनाना। उसके लिए हम सबसे पहले जो r दूरी है इसमें एक फोर्स निकालने जो लगा हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर, इस प्रकार से बन गया। इसी प्रकार अगर मैं यहां से टेन थीटा निकालू, देखो टेन थीटा क्या होगा, r/2 इंटू में y, दैट इज r/2
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना दे रहा अगला, y के बराबर दे रहा, तो ये हो जाएगा r/2y। दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, यहां बनेगा r डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू, इसका फोर्स ऊपर रखेंगे तो ये होगा k इंटू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर, और यहां रहेगा mg, इस तरह से। अब इस r स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा r क्यूब, और mg साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2y इस तरफ, 2 इंटू वाई k इंटू क्यू का स्क्वायर। ये सिचुएशन बन गई। अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो ये r क्यूब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, y के, इस तरह से r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y के बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये mg भी कांस्टेंट है क्योंकि मास ऑफ बॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है। k जो है वो खुद कांस्टेंट है, चार्ज इसने कहीं बोला है नहीं लीक हो रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा चार्ज के साथ, तो वो भी कांस्टेंट है। वेरी कौन कर रहे हैं, एक तो r वेरी करेगा, एक y वेरी करेगा, तभी तो पूछ रहा है कि y को y/2 कर दूं तो r में क्या फर्क पड़ेगा, तो वेरी तो वही कर रहा है। अब ये इक्वेशन बना ली, रिलेशन बना लिया इन दोनों के बीच। अगर ये हमने रिलेशन बना लिया तो अब इस रिलेशन का यूज भी कर लो। अगर ये रिलेशन हमने बना लिया है तो इस रिलेशन का यूज भी कर लेते हैं, तो कीजिए यूज इसका। अब हो गया हमारे पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, इस तरह से। तो ये पहली सिचुएशन हो गई, डिवाइडेड बाय दूसरी सिचुएशन हो जाएगी y2 और डिवाइडेड बाय में r2 का क्यूब, इस तरह से हो गया। अब देखिए y1 तो है y, देखिए y1 तो क्या है, y है, डिवाइडेड बाय y2 कितना हो गया, y का आधा, y/2, तो y2 कितना हो गया, y का आधा y/2 इज इक्वल टू r1 है r, देखिए r1 है r, और r2 कौन है, r डैश है जो हमें निकालनी है, तो ये होगी r का क्यूब डिवाइडेड बाय में r डैश का क्यूब, हो गया। अब इस y से y कैंसिल, r डैश हमें क्या करना है, निकालना है, तो r डैश का क्यूब इज इक्वल टू में r का क्यूब, और बटे में आ जाएगा 2, देखिए ये r डैश गया ऊपर तो 2 आया नीचे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, r डैश इज इक्वल टू, इस क्यूब को इस तरफ लेके जाओगे तो 1/3, 3 इंटू 1/3 इसका क्या बचेगा r, डिवाइडेड बाय में इसका क्या बचेगा, इसकी पावर 1/3, इस प्रकार से ऐसे ही तो बचेगा। देखिए इस टर्म को मैं यहां से समझा देता हूं, यहां पे क्या होगा, r डैश का क्यूब था इज इक्वल टू में r का क्यूब डिवाइडेड बाय में 2, तो इस पूरे को सोल्व करोगे तो क्या होगा, r डैश इंटू में r क्यूब डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे की पावर 1/3। अब इसके लिए तो 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना रहेगा r, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका 1/3, और इसकी 1/3 को लिखते हैं रूट में 3, ऊपर 3 चढ़ा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए ये रूट 1/2 नहीं है, ये 1/3 है, तो r/3 ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3। तो यहां पे कौन सा, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है r में 2 की पावर 1/3, जिसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया हुआ है। यहां तक तो पहले वाले क्वेश्चन ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सारी बातें सेम। चेंज हमारे पास कहां पे आया है, चेंज हमारे पास यहां पे आया है, जब हमें पता चला, क्यों हमारा काम ही क्या है इस क्वेश्चन में, हमारा काम ही है r और y के बीच रिलेशनशिप निकालना, क्योंकि अगला पूछ रहा अगर y वेरी कर रहा है तो r के साथ क्या होगा, तो हम उसके बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे उन दोनों का रिलेशनशिप फाइंड आउट कराएंगे तो उनके वेरिएशन का भी पता चल जाएगा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, 2 पॉजिटिव आयंस each carrying a charge q are separated by a distance d। पहला पॉजिटिव आयंस जिसके पास चार्ज q है और दूसरा पॉजिटिव आयंस जिसके पास चार्ज q है, दोनों को d दूरी से सेपरेट कर दिया, ऐसा इसका बोलना है। इफ f is the force of repulsion between the ions, अब इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो है f, और इस f की वैल्यू क्या होगी, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर, यही तो वैल्यू होगी दोनों के बीच। आपको पता है कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स देता है, k इंटू क्यू बाई डी का स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, कितने इलेक्ट्रॉन दोनों में से मिसिंग है। अब देखो सारे सिल्ली से क्वेश्चन आ गए। अब ये मिसिंग की बात कर रहा है, मतलब हमें पता होना चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, n इंटू ई, यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट किसको मिला रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। देखो कंटेंट और कंसेप्ट आपको दोनों साथ मिलेंगे, बिल्कुल गड्ढे में घुस के आपके लिए काम कर रहा हूं। बिल्कुल ये मान के चलो कि हिंदी मीडियम हो चाहे
कैसा भी कितना भी लेवल हो सभी को ये बातें समझ आएंगी। अब किसी का बहाना नहीं चलेगा कि जी ऐसे नहीं आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं पहले ही जो पढ़ने वाला होगा वो तो जुड़ेगा भाई, जिसको पढ़ना ही नहीं है तो उसका फिर क्या करे। अब देखो Q इज इक्वल टू एन। अब इस डी स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो F इंटू डी का स्क्वायर इज इक्वल टू में K, ये क्या होगा Q इंटू Q, Q का स्क्वायर, Q का स्क्वायर। इस Q की वैल्यू n इंटू ई होती है, कौन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो कंसेप्ट को कैसे मिलाया है, यहां फोर्स का कंसेप्ट कूलम्ब्स लॉ का, ये क्वांटाइजेशन ऑफ का कंसेप्ट उसी चैप्टर का, और दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन मिला दिया। तो वही तो कह रहा हूं बेसिक का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो F इंटू डी का स्क्वायर और इज इक्वल टू में K, और Q की वैल्यू क्या रख दें हम n, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर। अब सारे ऑप्शन में K की वैल्यू K की तरह नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज होके है, तो आप स्मार्ट तरीके से काम कीजिए और यहीं पे रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां n स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, देखिए जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये ऊपर F इंटू डी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कौन आ जाएगा, ई का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या होगा, रूट, वो किसके बराबर होगा, n के बराबर। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी का स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी का स्क्वायर बाय ई का स्क्वायर, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन इसमें क्या कर रहा है, मैच कर रहा है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6, when the air is replaced by a dielectric medium of constant K से the maximum force attraction between the two charge। अब यहां पे ये जो आपके सामने क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या है, आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कूलम्ब्स लॉ की। ये पूछना चाहता है कि जब आपका वैक्यूम होता है उसके बीच फोर्स हो गया F, वैक्यूम में फोर्स कितना हो गया, F के बराबर, FV, V का मतलब यहां क्या है, वैक्यूम है। अब मैं इस पूरे सिस्टम को किस में डाल दूं, मीडियम में डाल दूं, किस मीडियम में, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो K के बराबर है, उस मीडियम में डाल दिया। अब आपको इसके रिलेशन का पता होना चाहिए कि आपका जो मीडियम का फोर्स है वो कितना होता है, FV डिवाइडेड बाय में K के बराबर, इस तरह से। और ये पूरा डेरिवेशन होता है, पूरा टॉपिक होता है, आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K से एप्सिलॉन नॉट R से लिखते हैं। इसका फार्मूला एक ये भी होता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। एक फार्मूला होता है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये फोर्स के लिए, ये परमिटिविटी के लिए। तो सारे फार्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपको फार्मूले तो पता होने चाहिए, उसके साथ साथ आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। जब तक फार्मूला और कंसेप्ट दोनों नहीं आएंगे आप प्रॉब्लम में रहोगे ही रहोगे। अब हमने कौन सा रिलेशन यूज करना है, ये वाला रिलेशन आपके सामने होगा। तो K किसके बराबर हो गया, दैट इज FV डिवाइडेड बाय में FM। अगर हमने FM को निकाला, अगर हम FM को निकालना चाहते हैं, FM को निकालना चाहते हैं तो ये ऊपर ये नीचे, तो रिलेशन बन जाएगा ये वाला। मतलब क्या हुआ, मीडियम का फोर्स वैक्यूम के फोर्स से कितना घट गया, K टाइम्स, तो डिक्रीज बाय K टाइम्स, डिक्रीज बाय K टाइम्स, तो K टाइम्स से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज। देखिए एक चार्ज ये रहा और दूसरा चार्ज ये रहा, ये चार्ज भी Q है और ये चार्ज भी Q है, इनको लाइन ये जो ज्वाइन कर रही है इसके सेंटर में एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है Q, ऐसा बोल रहा है। ए चार्ज Q, जिसको स्मॉल q कहते हैं, इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज Q, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तीनों चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, इफ Q इज इक्वल टू, कब होगा, जब Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यहां एक वर्ड दिया गया है सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि यानी कि उस पर्टिकुलर चार्ज के पास नेट फोर्स जीरो है। सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो के बराबर है, तभी उसको इक्विलिब्रियम में कहते हैं।
समझ आई बात? तो उस प्रत्येक चार्ज के ऊपर अगर फोर्स किसके बराबर है, अगर फोर्स 0 के बराबर है तो वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। जैसे अगर मैं इसके ऊपर निकालना चाहूं या इसके ऊपर निकालना चाहूं या इसके ऊपर निकालना चाहूं, मैं किसी के ऊपर निकालना चाहूं, मेरा नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अगर वो नेट फोर्स 0 के बराबर आ रहा है तो मतलब चार्ज इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है। पर ये कह रहा है कि चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है, इसने खुद ने बोला है ये बात, इक्विलिब्रियम की ये बात खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है। तो देखो ये अगर पूरी दूरी यहां से लेकर के यहां तक की d हो गई तो इसकी आधी दूरी कितनी हो गई है, d/2, और ये दूरी भी कितनी हो गई, d/2। अब तीनों में से एक चार्ज को सिलेक्ट करना, हम इस चार्ज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, इस चार्ज को। अब ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा तो इनके बीच एक फोर्स होगा, दैट इज F इज इक्वल टू F1 बोल दो इसको, F1 इज इक्वल टू K इंटू में Q इंटू Q डिवाइडेड बाई d/2 का स्क्वायर, मतलब d²/4, ये हो गया। अब सेम टाइम पे ये क्यू चार्ज भी इसको रिपेल करेगा और उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, दैट इज F2, दैट इज F2, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू Q, और अब इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या है भाई, D है, तो D का स्क्वायर। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा भाई, नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2। और क्वेश्चन का कहना है कि ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम माना जाएगा। तो 0 के बराबर है तो इक्विलिब्रियम मान लिया। पहले फोर्स की वैल्यू K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। अब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां माइनस साइन पहले ही लगा लिया। साथ में ये लिख दो K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में डी का स्क्वायर, हो गया। अब देखिए K से Q से यहां पे भाई डबल बड़े क्यू है, यहां पे डबल बड़े क्यू है, तो इस क्यू से इस K से ये कैंसिल आउट, ठीक है। इस डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल आउट। इस क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, इज इक्वल टू माइनस क्यू, और ये 4 नीचे आएगा तो Q/4, ठीक है, -Q/4 के बराबर। हमने जो इसने काम कहा वही किया, इसने कहा कि नेट फोर्स 0 कर दो, हमने कर दिया। नेट फोर्स 0 होते ही Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, -Q/4 के बराबर। तो इस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, -Q/4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, -Q/4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज 4Q प्लस का, अलग अलग चार्ज की बात कर रहा है, प्लस का 4Q, -Q एंड प्लस 4Q आर प्लेस्ड एट, तीनों के तीनों चार्ज जो हैं वो प्लेस्ड हैं ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। एक्सिस देखो कैसे प्रेजेंट है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कौन प्रेजेंट है, +4Q, यहां पे ये रहा +4Q के बराबर। दूसरा x इज इक्वल टू a के ऊपर कौन है, -Q, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी a के ऊपर कौन है, -Q चार्ज है। और x इज इक्वल टू 2a पे कौन है, 4Q, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी इसके ऊपर ये दूरी कौन है, 2a है, तो कौन चार्ज प्रेजेंट है, 4Q। अगर ये दूरी 2a है तो ये a है, तो ये कितनी बची होगी, a ही बची होगी। इस तरह से ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ओनली द -Q इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले तो इक्विलिब्रियम देखते हैं, पहली बात तो क्या देखते हैं, इक्विलिब्रियम है या नहीं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम। मान लिया जाए इस 4Q के ऊपर मैं फोर्स निकालना चाहता हूं, अगर नेट फोर्स 0 आ गया तो मैं मान लूंगा इक्विलिब्रियम। एक के ऊपर निकाल के दिखा देता हूं, बाकी सबका सेम रहेगा। ये -Q इस +4Q को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा। अब खींचेगा तो देखिए क्या होगा, ये खींचेगा, इसको क्या कह दिया, F1। ये F1 फोर्स से खींच रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K, और ये है 4Q, और साथ में होगा -Q, उसको माइनस रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस a का स्क्वायर। समझ आ गया। उसी टाइम पे ये 4Q इस 4Q को रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन F2 इस तरफ हो जाएगी, ये रहा। अगर मैं यहां पे F2 की वैल्यू निकालूं तो ये कितना बनेगा, K इंटू 4Q इंटू 4Q, दैट इज 4Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसके बीच और इसके बीच की दूरी तो 2a है, तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। अगर मैं इस 4 को इस 4 से कैंसिल आउट कर दूं तो आपको क्या दिखाई देगा, K 4Q
K4Q, यहां भी Q, यहां भी Q, यहां A स्क्वायर, यहां स्क्वायर, मतलब इस F1 की वैल्यू एग्जैक्टली F2 के इक्वल है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। जो वैल्यू F1 की वही वैल्यू F2 की नीचे दिखाई दे रही है और दोनों एक दूसरे के उल्टे भी हैं, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करते ही इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यही सिचुएशन इस चार्ज की होगी और यही सिचुएशन इस चार्ज की होगी। अब ये सारे के सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में तो हैं, ये बात तो सही है। अब इसने कहा कि ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है। अगर किसी पार्टिकल को अपनी ओरिजिनल स्थान से डिस्प्लेस कर दें और फिर भी वो वापस अपने स्थान पे आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। कि मान लीजिए यहां पे एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है, मैं इसको डिस्प्लेस करके यहां पहुंचा दूं पर ये वापस मुड़ के इसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो ये स्टेबल, और ना आए तो अनस्टेबल। अगर मैं इस माइनस क्यू की हालात देखूं तो क्या है, ये ए दूरी पे है, ए दूरी पे है, तो दोनों के ऊपर फोर्स क्या होगा, सेम, दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको इस तरफ सरका दूं, मान लिया x दूरी से, तो ये घट के कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स, और ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, a प्लस एक्स हो जाएगी। जो दूरी घटी है उसके कारण जो फोर्स आएगा वो बढ़ेगा, और जो दूरी बढ़ी है उसके कारण जो फोर्स आएगा वो घटेगा। अब इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा तो ये अपनी तरफ खींच ले जाएगा इसको, और ये इसको खींचना चाहेगा, तो क्योंकि इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कम है, क्यों घट गई, क्योंकि ए में कुछ ना कुछ ऐड हो गया, तो वो इसको खींच नहीं पाएगा, वापस खींच नहीं पाएगा तो ओरिजिनल पोजीशन पे भी नहीं आ पाएगा। सेम सिचुएशन इसकी है, सेम सिचुएशन इसकी है, सेम सिचुएशन इसकी है। मैंने क्या कहा, जैसे मैं इसको x दूरी से बढ़ाऊं तो ये दूरी होगी a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स होते ही फोर्स बढ़ गया, मतलब यहां पे लगने वाला F1 फोर्स बढ़ गया। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। a प्लस एक्स होने के कारण ये फोर्स घट गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये घट गया, तो इस तरफ लगने वाला फोर्स जो क्या हो गया, घट गया। अगर ये फोर्स घट गया तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लेके आ पाएगा। अगर ये इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लेके आ पाएगा तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा, अनस्टेबल। ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में तो हैं पर तीनों के तीनों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में तो हैं पर सारे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। अगला क्वेश्चन है नीट 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम ए रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखिए आपको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें कितनी दूरी से, h दूरी से इसको फॉल किया गया है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिलीज्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। अब डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, पर मैग्नीट्यूड फिर भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक है, इज प्रोटॉन। अब पहले इसमें कौन छोड़ा था, इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कौन छोड़ दिया, प्रोटॉन छोड़ दिया, बस फर्क ये किया है, पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ा था अब प्रोटॉन छोड़ दिया। इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट दो थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। इसमें भी h हाइट से और इसमें भी h हाइट से, कोई फर्क नहीं डाला। द टाइम ऑफ फॉल द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये पूछ रहा है क्या, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, इनका रेशियो क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। ये मेन बात है ये। अब एक बात सोचो, ये क्या पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है कि आपको नॉलेज है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को छोड़ा जाता है तो वो एक्सेलरेट होता है। जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करोगे तो वो एक्सेलरेट होगा। फर्क क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और जो प्रोटॉन होगा वो सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। अब कहने का मतलब, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ा गया, ये इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में, ऐसे होगा। इसी प्रकार प्रोटॉन को छोड़ा गया, प्रोटॉन तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान लीजिए ये हो गया इसी तरफ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है तो प्रोटॉन इसी तरफ आएगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट होगा, नेगेटिव भी एक्सेलरेट होगा। पॉजिटिव की दिशा एक्सेलरेशन की सेम होती है और इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज की दिशा एक्सेलरेशन की उल्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब आप सोचिए अगर इसके ऊपर फोर्स लगा तो वो फोर्स कितना लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मैकेनिक्स की बात है, किसी पार्टिकल का मास m है तो वो एक्सेलरेशन a गेन कर लेता है।
और दूसरा, जब किसी चार्ज पार्टिकल Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई। पहले दोनों से हटके बात करके पहले एक रिलेशन ड्राइव करता हूं, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना फोर्स लगता है, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने के बाद एक्सेलरेट होगा तो उसके ऊपर फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये मास इंटू एक्सेलरेशन Q इंटू ई के बराबर है, तो A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज Q इंटू ई डिवाइडेड बाय में M हो जाएगा। अब यहां पे H की वैल्यू की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ए टी का स्क्वायर। कोई बच्चा कहेगा जी इक्वेशन तो थी S इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी में आपको बता दूं, इनिशियली वो रेस्ट से सिस्टम शुरू हुआ है, और रेस्ट से सिस्टम शुरू हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ये बढ़ रहा, अगर वो रेस्ट से शुरू हुआ तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, इसलिए क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है भाई, ये 0 के बराबर हो गया, तो H इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो H हो गया 1/2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी Q इंटू ई डिवाइडेड बाय में M इंटू टी का स्क्वायर हो गया। अब हम दोनों का कंपैरिजन लगाते हैं यहां पे, किस किस का, H ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय में H ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2 ऊपर वाले का, ऊपर हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ऊपर प्रोटॉन लिया, बाद में उल्टा कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन पूछा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है दोनों में, टाइम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कौन, मास ऑफ प्रोटॉन, बटे में 1/2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही क्या। तो 1/2 से 1/2, चार्ज और ई से चार्ज और ई कैंसिल। क्यों कैंसिल, क्योंकि हमें पता है कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है, एक के ऊपर प्लस का, एक के ऊपर माइनस का। अब यहां क्या बचेगा, HP और HC दोनों सेम है, क्योंकि कह रहा है ये भी H साइड से गया, ये भी H साइड से गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां A1 इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में मास ऑफ प्रोटॉन इनटू यहां कौन है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ऊपर जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरफ हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे देखिए क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले लो, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर ऊपर, और टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन को नीचे ले आओ, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर कौन बच गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे कौन बच गया, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहां पे हमें कोई रिलेशन भी ड्राइव कर दिया, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कौन सा स्मॉलर होगा, ग्रेटर होगा या क्या होगा। अब एक बात सोचो, प्रोटॉन का मास होता है ज्यादा और इलेक्ट्रॉन का मास होता है कम, सबको पता है, लगभग 1837 गुना ज्यादा टाइम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ प्रोटॉन। अगर इसका प्रोटॉन का मास ज्यादा है, देखिए अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि वो उसमें मूव करने के लिए टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा। और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका टाइम पीरियड भी कम है। इसका मतलब क्या हो गया, जो मास होगा वो ग्रेटर होगा, किसके लिए, अब क्या करना पड़ेगा, अब ग्रेटर के दो ऑप्शन है, स्मॉलर तो हो नहीं सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता। अब इसके दो ऑप्शन है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन रख दो 1.67 इंटू 10⁻27, दोनों का रख के और इसको सोल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा कि कितने टाइम्स ग्रेटर होगा ग्रेटर। आपको रिलेशन ड्राइव कर दिया, आपको मास की वैल्यू बता दी, यहां पे रखनी है और रख के आपको केवल जस्ट सोल्व करना है, आपको पता चल जाएगा। तो ये 9th क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, ए टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अब जब कोई टॉय कार है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो आपको पता वो एक्सेलरेट तो होगी, इससे कोई नई बात तो है नहीं, ड्यू टू द फोर्स। और आपको पता भी है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आपके बाद बात होती है तो वो चार्ज जो आपके पास जो लगता है वो फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू इंटू ई के बराबर। अभी अभी आपको बताया भी गया था। अभी अभी आपको जो है ये बताया भी गया था कि उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो Q इंटू ई के बराबर होता है, ये रहा, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई के बराबर होता है। तो ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि जो फोर्स होगा वो Q इंटू ई के बराबर होगा। अब अगर हम आगे बात करें,
इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 0 से 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई, और टाइम कितना लिया? 1 सेकेंड। टाइम इसने जो लिया है वो किसके बराबर लिया है? 1 सेकेंड के बराबर लिया है। एंड एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। जैसे ही उसकी वेलोसिटी 6 सेकंड हुई, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया। तो डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स क्या लगाएगा? रिवर्स लगाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स रिवर्स लगाएगा तो वो बॉडी क्या होगी? अब रिटार्ड होगी। पहले वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही थी, अब उसके फोर्स उल्टा लगेगा क्योंकि डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया। ठीक है। द कार कंटिन्यू टू मूव फ्रॉम 2 more सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब देखो हुआ क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं, एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसकी वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होके और कहां तक पहुंची होगी? 6 मीटर पर सेकंड के यहां पे पहुंच गई, और ये टाइम जो लिया इसने लिया 1 सेकंड का टाइम। ठीक है। फिर उसके फोर्स को रिवर्स कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया तो फोर्स भी रिवर्स हो गया। फोर्स रिवर्स हो गया तो अब डायरेक्शन हो गई है रिवर्स ऐसे। ठीक है। अब डायरेक्शन रिवर्स होता ही अगर ये 1 सेकंड में 6 मीटर पे जाएगा तो अगली 1 सेकंड में फिर से 0 पे आ जाएगा, तो ये टाइम पीरियड हो गया 2 सेकंड का। इस तरह से बात तो यही है। अगर वो 1 सेकंड में एक्सेलरेट होके 6 पे जा सकता है तो 1 सेकंड में रिटार्ड होके वो 0 पे भी आ सकता है, तो ये दूसरी सेकंड। पर वो कहता है कि वो 2 more सेकंड चला, मतलब ये 0, ये 1, ये 2, अगर 1 सेकंड में 2 और जोड़ोगे तो 3 बनता है, तो ये कहता 3 सेकंड के लिए चला तो फिर ये नेगेटिव में ही जाएगा। कहने का मतलब अब टॉय इस डायरेक्शन में, टॉय जा रहा था इस डायरेक्शन में, फील्ड को रिवर्स किया, फिर ये 6 मीटर पर सेकंड पे था, रिवर्स होते ही इसकी दूरी फिर से क्या हो गई? 0, और फिर ये क्या चल पड़ा? उल्टा चल पड़ा, तो ये उल्टा जाएगा और अगली 1 सेकंड में, मतलब 3 सेकंड, देखो 2 से 3, 1 सेकंड का गैप, नेगेटिव में कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा? -6 मीटर पर सेकंड गेन कर लेगा। इस प्रकार से पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर डीएक्सेलरेट होकर 0 हो गया, पर यह कहता है कि फिर भी चलेगा 3 सेकंड तक, तो फिर वो डीएक्सेलरेट हो जाएगा। अब पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने का 0 से 3 सेकंड में बड़ा आसान तरीका बन गया आपके पास। ये डायग्राम के थ्रू आप वेलोसिटी और टाइम के बीच का डायग्राम है, अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट कर दो तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। कैसे? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देगा आपको। ठीक है। अब देखो पहले इसके लिए निकालते हैं, इतने के लिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 6, बेस कितना हो गया? 0 से 2 तक कितना हो जाएगा? 2, तो इससे कैंसिल होकर कितना आ गया? 6 आ गया। फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो 1/2, इसकी हाइट कितनी? 6, पर इसका टाइम कितना? 1 सेकेंड, यानी कि ये बेस कितना? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ठीक है। अब दो बातें, अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए 6 + 3 मिलके कितने हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 9 मीटर। पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। ये 6 तो होगी पॉजिटिव की और ये 3 होगी नेगेटिव की, तो 6 में से 3 गया, कितनी बची? 3 मीटर बची। ये तो क्या है? टोटल डिस्टेंस, और ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट का पता है तो एवरेज स्पीड आपके पास हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 9 मीटर, टोटल टाइम 3, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 और वो भी 3, कैंसिल आउट होके कितना? 1। क्या पूछ रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होगी और वो 3 मीटर, तो 1 मीटर और 3 मीटर पर सेकंड, बी वाला ऑप्शन। जस्ट आपको सिंपल से कंसेप्ट का डायग्राम बनाओ और उत्तर पाओ, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड इन द रेस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E, और इसके अंदर एक पार्टिकल को रख दिया जिसके पास चार्ज q है। इसको द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन डिस्टेंस y डिस्टेंस में। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखा तो इसके ऊपर एक फोर्स आएगा जो किसके बराबर होगा? q × E। ठीक है। और इसके कारण एक्सेलरेट भी करेगा, और एक्सेलरेट चलेगा तो आगे की तरफ मूव करेगा, मान ले y दूरी चला गया, और y दूरी चला गया तो इसमें कोई ना कोई वर्क डन स्टोर होगा जो होगा फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट F × y। फोर्स की वैल्यू कितनी? q × E × y ये हो गया, q E × y।
ये रहा उत्तर, क्यू ई इंटू वाई। 1998 के अंदर आया हुआ सिंपल सा कंसेप्ट था, सीधा सा प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, द गिवन फिगर गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा है Q1 और Q2 के कारण। What are the sign of two charge? अब सीधी सी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के ऊपर लाइंस आके खत्म हो रही हैं। देखो ऐसे एरो है, खत्म हो रही है। खत्म कहां पे होती है? माइनस Q पे होती है। नेगेटिव से खत्म होती है और पॉजिटिव से स्टार्ट होती है। तो देखिए ये भी नेगेटिव पे आके खत्म हो रही है दोनों। अगर नेगेटिव पे पे खत्म हो रही है तो Q1 भी नेगेटिव, Q2 भी क्या नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है? रिपल्सन, जो कैसे शो होता है? लेटरल प्रेशर से। तो ये डायग्राम किसका था? लेटरल प्रेशर। ये प्रॉपर्टी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, और ये हमने पॉजिटिव के लिए दिखाते हैं जब भी क्लास में कराते हैं, पर यहां पे किसके लिए दिखा दिया गया? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे पता चला? क्योंकि चार्ज के ऊपर आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म हो रही है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म होती है उसको नेगेटिव कहते हैं, जहां से स्टार्ट होती है उसको पॉजिटिव। इसलिए दोनों के दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे, बोथ आर नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दे रखा आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। E वोल्ट पर मीटर, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेट एंड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना लिया, ठीक है। ऑफ स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला मालूम होना चाहिए, दैट इज E इंटू ए इंटू कोस थीटा, यही होता है। अब ये क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये स्क्वायर दोनों के दोनों सेम प्लेन में हैं। दोनों के दोनों किस में है भाई? सेम प्लेन में है, सेम प्लेन, ऐसा इसका बोलना है। दोनों के दोनों क्या है? सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में है पर एंगल थीटा बना रहे। अब एक बात सोच के देखो, अगर दो चीजें सेम प्लेन में है, मेरा हाथ और मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंगल बनाता हुआ, ये जो पेन है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, तो ऐसे सेम प्लेन में इस तरह से एंगल थीटा बनाते हुए। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ हो गया, पर ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है स्क्वायर का, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया ये, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया ये। तो ये दोनों एक दूसरे के कितने एंगल पे हो गए? 90 डिग्री के ऊपर। मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस स्क्वायर के एरिया का यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, दोनों एंगल बना रहे हैं कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, सेम प्लेन में हो गए। और कोस 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। इसलिए फ्लक्स भी कितनी होगी? 0 के बराबर होगी। बस कुछ करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर की बात कर रहा है और L मीटर की बात कर रहा है, एंड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर आल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर लिमिटेड ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर। देखिए केवल इस लोअर हाफ स्क्वायर में है, ऊपर नहीं है, केवल इतना ही है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड, अब वही बात ये फिर से कर रहे हैं, सेम बात। ये आपके पास कोई प्लेन है, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये रहा इस डायरेक्शन में, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये प्लेन, तो इसका परपेंडिकुलर इस एरिया जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसका नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, दोनों में फिर से एंगल 90, फिर से एंगल 90, तो फिर से फ्लक्स क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट कंसेप्ट समझना, उत्तर आ जाएगा। 2006 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन क्या कहता है? ए पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल हैं? हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हैविंग ए जीरो डायपोल मोमेंट, acquire a dipole moment only presence of electric field due to displacement of charge, और acquire a dipole moment only when magnetic field is absent। देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई रोल नहीं है, इसलिए यहां पे इसको कट कर दीजिए, नीट 2021। दूसरी बात, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास नेट डायपोल मोमेंट तो होता है 0, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, नेट डायपोल मोमेंट तो क्या होता है? 0 के बराबर। पर ईच पार्टिकल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, ईच पार्टिकल
का P जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता, प्रत्येक पार्टिकल के पास, जितने भी उसके अंदर पार्टिकल हैं सभी के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, पर पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0। इसलिए हैविंग अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस तरह से ये उत्तर आएगा ए वाला, बाकी स्टेटमेंट इसकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 y। देखिए आपको कहां कहां रखे हुए हैं, ये कह रहा है पहला चार्ज रखा हुआ y इज इक्वल टू a के ऊपर, पहला चार्ज ये रखा, दैट इज y इज इक्वल टू a। कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। ये रहा प्लस क्यू चार्ज यहां पे है, इस तरह x और z कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा है माइनस 2q, वो ओरिजिन पे है, देखिए x भी 0, y भी 0, z भी 0, मतलब ओरिजिन पे है, यहां पे ये चार्ज हो गया माइनस 2q। और तीसरा चार्ज क्या है? x इज इक्वल टू a, y 0, z 0, मतलब यहां पे है, और ये चार्ज भी क्या है? प्लस क्यू है, इस तरह से। ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली इज। अब आप क्या कीजिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना। ये जो आपके पास चार्ज है, इस चार्ज को कह दीजिए ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, दो भाग में तोड़ लिया। तो एक डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू तक ये बन गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होती है। और दूसरा डाइपोल बन गया माइनस क्यू से प्लस क्यू तक ये। तो इस डाइपोल को क्या कहा? P1, क्योंकि इक्वल है दोनों, तो दोनों होंगे इक्वल। ये दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसलिए इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे होगा? पहले का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 डिग्री, दोनों के दोनों वेक्टर है इसलिए लग गया ये। तो कोस 90 की वैल्यू 0, इसलिए 0। ये बन गया रूट, देखो 2p का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 और p, ये बन गया। तो नेट डाइपोल मोमेंट तो क्या बन गया? रूट 2p। और p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू है चार्ज गुणा में डिस्टेंस, इतनी, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है? a है। तो उत्तर तो क्या हो गया? 2 इंटू क्यू इंटू a। ठीक है, अब ये क्या है? देखो एक ऑप्शन पहले में भी है, तीसरे में भी है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस में नहीं है। अब इसका उत्तर देखिए, और एक डी में भी है। किस तरफ होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस तरफ, इस प्रकार से। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x0 y0 z0, जो x0 y0 z0 एंड xa ya za, इन दोनों को जो लाइन जोड़ रही है उसकी तरफ होगा, दैट इज xa ya z0, इनको लाइन जोड़ रही है उस तरफ होगा। तो यानी कि अब हमें इसकी डायरेक्शन का भी पता, तो डायरेक्शन का पता करने के लिए आपको x0 y0 z0 से लेके xa ya z, देखो इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाला पॉइंट तो यही है, नेट डायरेक्शन तो इसी तरफ है, तो उत्तर तो यही हो गया। तीसरे उत्तर में क्या? अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन नहीं हो सकता, प्लस एक्स डायरेक्शन तो है ही नहीं है, प्लस वाई डायरेक्शन भी नहीं है, और ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, तो रहेगा यही बस। ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या हुए दे रखा है, इनका तीनों का दे रखा है, ये कह रहा प्लस एक्स, वो कह रहा प्लस वाई, ये तो गलत है, इसलिए उत्तर हो गया ए वाला। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए ए पॉइंट Q लाइज ऑन, एक पॉइंट चार्ज है Q, वो लाई कर रहा है, ए पॉइंट चार्ज पॉइंट Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, माइनस Q और प्लस Q, इसके बाइसेक्टर के ऊपर एक चार्ज प्रेजेंट है Q, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट भी क्या बात कर रहा है? P के बराबर है। इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R, इसकी दूरी क्या दे रहा है? R के बराबर दे रहा है। कह रहा है कि डाइपोल से इसकी जो दूरी है वो किसके बराबर है? R के बराबर है। ये दूरी क्या प्रोवाइड कर रहा है? R के बराबर प्रोवाइड कर रहा है। अब आगे देखिए, मच लार्जर देन साइज ऑफ डाइपोल, ये क्या है? ये जो R दूरी है बहुत ही बड़ी है डाइपोल के साइज से।
अगर r दूरी साइज से बड़ी है तो ये स्पेशल केस हो गया किसका, शॉर्ट डाइपोल का। शॉर्ट डाइपोल का स्पेशल केस हो चुका है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट q इज प्रोपोर्शनल टू, q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोपोर्शनल होगा, आपको पता है कि k p डिवाइडेड बाय में r क्यूब, ये किसका केस है, शॉर्ट डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर -3 के है। तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के और r पावर -3 के हो गया। तो इसमें p का स्क्वायर है, ये गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा 1998 में पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री, कितने एंगल के ऊपर है, 30 डिग्री के एंगल पे ऊपर है, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें E की वैल्यू दे रखी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर कूलम इतने। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, कितना एक्सपीरियंस टॉर्क कर रहा है, 4 न्यूटन मीटर, इतने टॉर्क को एक्सपीरियंस कर रहा है। द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ इज, डाइपोल की लेंथ दे दी कितनी, 2 सेंटीमीटर, तो उसके ऊपर क्या बताना, हमें चार्ज बताना है। देखिए टॉर्क किसके बराबर होता है, दैट इज P इंटू ई साइन थीटा, इसके बराबर होता है। ये टॉर्क की वैल्यू है आपके सामने रखी हुई, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा। अब आगे देखिए टॉर्क की वैल्यू P इंटू ई साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, P आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की शक्ति 5, और साइन की वैल्यू कितनी है 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये इससे कैंसिल आउट। P की वैल्यू क्या होगी, दैट इज P इज इक्वल टू 4, और ये 10⁵ जाएगा नीचे, तो 10⁵ ये बन गया। अब इस P को क्या लिख सकता हूं, Q गुणा में लेंथ, और लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, उसका मीटर में बदल दो, तो यहां से क्या निकाल लो, चार्ज निकाल लो, 200 इंटू 10⁻5 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो ये 2 से जाएगा तो 2 इंटू 10 की शक्ति -3 हो जाएगा, और 2 इंटू 10 की शक्ति -3 को लिख सकते हो 2 मिली कूलम, तो 2 मिली कूलम। सीधा सा फार्मूला था, क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, तो P की वैल्यू निकाल के और P को रख दिया क्यू इंटू एल, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि वो किसके बराबर होता है, दैट इज P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, इसके बराबर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए डाइपोल ऑफ, ए डाइपोल मोमेंट P इज, जो डाइपोल मोमेंट है आपके पास P, डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, अभी तो बताया P ई साइन थीटा, टॉर्क किसके बराबर, P ई साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा, टॉर्क, ठीक है। अगर हम साइन थीटा हटाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज P क्रॉस E, तो P क्रॉस E के बराबर, इस तरह से। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हैज चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज दे रखा है दैट इज 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कितनी दूरी के ऊपर, D इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के ऊपर बतानी है। कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास कंडक्टर रहा, और इस कंडक्टर की रेडियस है 10 सेंटीमीटर इतनी, बट इससे 15 सेंटीमीटर के ऊपर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये गॉसेज लॉ की एप्लीकेशंस की बात कर लो, या आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए किस बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। आप कहोगे सर ठीक है उत्तर आ गया, उत्तर तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं यहां पे आपको एक बात और समझाना चाहता हूं। क्यों गॉसेज लॉ कहा, इसलिए गॉसेज लॉ कहा क्योंकि जब तक मैं इस बाउंड्री से बाहर रहूंगा तो ये फार्मूला वैलिड रहेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग स्फीयर या सेल की, नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं कर रहे, हम कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम इसके अंदर घुसेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 के बराबर होता है, कंडक्टर के अंदर, सेल के अंदर, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर, स्फेरिकल सेल के अंदर
कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर प्रत्येक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर का फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए। अब k की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय में चार्ज ये है इतना, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻² आएगा और इस पूरे का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सोल्व करके उत्तर निकाल लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, एक थिन कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, आर के बराबर, दैट इज रेडियस इज आर। गिवन ए चार्ज प्लस क्यू, इसको कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू के बराबर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, ये आपको दिखाया गया है। देखिए इस ए के बी चार्ज के कारण, इस ए के बी चार्ज, इसके कारण यहां से यहां तक, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है वो कितना है, ई के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए सी बी डी, देखो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई के बराबर है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इतना, यहां से लेकर के यहां तक, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इसके कारण क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम का होगा ना वो 0 के बराबर होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए क्या करना होगा, अगर इस पार्ट का ई है तो बचे हुए पार्ट का भी क्या होगा, ई ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही। क्योंकि किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना, मान लिया पूरा सिस्टम है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, कहता है कि इतने यहां से लेकर के यहां से तक के हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो बचे हुए का बताओ। और कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिस्टम का 0, क्योंकि सर्कुलर शेप में सेंटर के ऊपर, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और कोई बंद इलाका है सिमेट्रिकली, जैसे स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, ये आपके पास दिखाई दे रहा सर्कल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ई है, तो इस बचे हुए पार्ट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा। इस तरह से होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा हो, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है उससे उल्टी डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर दें। तो इससे क्या हो जाएगा, ई अलोंग के ओ, किसके अलोंग होगा, के ओ के अलोंग हो। इसको साफ कर देते हैं भाई, एक बार देख लेंगे, फिर इसको यहां से क्लियर करके फिर अच्छे से देख लेते हैं। देखिए ई अलोंग के ओ होगा या ओके होगा, ओके तो क्या होगा, इस वाली डायरेक्शन को, यहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाई, तो इसकी डायरेक्शन यहां स्पेसिफाई नहीं हो रही थी, तो यहां पे है सी, यहां पे है ए, और यहां पे है बी, यहां पे है डी, यहां पे है ओ, और इस पॉइंट के ऊपर क्या बना रखा है, एक के, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए होता हो क्या रहा होगा कि यहां पे चार्ज होगा Q/4, क्योंकि इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया ना, यहां पे भी Q/4, यहां पे भी Q/4 और यहां पे भी Q/4, यही का ये थिन कंडक्टिंग रेडियस आर, चार्ज Q है टोटल, तो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इतना ही होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, इसके कारण एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, हो गया। अब ये तीनों का मिला के देखिए, इसका इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रहा है, कैंसिल आउट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, जब ये इसको कैंसिल करेगा तभी तो यहां नेट क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब ये डायरेक्शन इस पार्ट के कारण, बचे हुए रिमेनिंग पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये है, दैट इज अलोंग, अलोंग ओके, किसके अलोंग होगा, ओके के अलोंग होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ओके के अलोंग। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग ओके, ओके के अलोंग इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, ताकि अगर इस तरफ इस पार्ट की डायरेक्शन ये रही तो इस पार्ट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो उत्तर हो जाएगा डी वाला, ये उत्तर नहीं होगा भाई, ये ए वाला उत्तर नहीं होगा, डी वाला उत्तर होगा इसका। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, आपको ये दिखाया गया है, इसके सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय दिस। अब आपको पता होना चाहिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो लैम्बडा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज लैम्बडा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब आर की जगह यहां क्या दे रहा, ए दे रहा, तो ए लगा दो, तो लैम्बडा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के बराबर। ट्वेंटी 23
देखिए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए और पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब ऑफ साइड ए साइड के क्यूब के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी अगर उसके पास एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है तो। अब एक बात सोचिए, मान लिया जाए क्यूब दे दिया आपको और इस क्यूब के एक कॉर्नर पे मान लिया जाए ये कॉर्नर, यहां पे आपको एक चार्ज रख दिया ऐसे, इस प्रकार से यहां पे एक चार्ज रख दिया। जब यहां पे चार्ज रख दिया तो आपको सबसे पहले यह पता करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि जो आपका क्यूब है और उस क्यूब के जिस कॉर्नर पे चार्ज है वो कितनों में शेयर हो रहा है। अब देखो कितनों में शेयर हो रहा है। अब एक जो इसके साथ वाला क्यूब होगा, एक इसके इस तरफ वाला क्यूब और एक इसके इस तरफ वाला क्यूब, तो चार तो हो गए इसके साइड में। आप अपना रूम समझिए और रूम का एक कॉर्नर ले लीजिए। मान लिया जाए आपको मैं बात करूं, इस बोर्ड है, इस बोर्ड का ये कॉर्नर उठा लीजिए, ये वाला कॉर्नर जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कॉर्नर के चार हिस्से तो इसके साथ हो गए, एक तो इस बोर्ड के साथ में, एक इस बोर्ड के ऊपर और एक बोर्ड के उस तरफ, यानी कि एक तो इसके बिल्कुल साथ में यहां, एक इसके यहां पे और एक इसके यहां पे, तो चार तो ये हो गए। और फिर ऐसा ही क्यूब अगर इसके ऊपर रख दिया जाए, ऐसा ही क्यूब उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो चार वो, तो इस कॉर्नर वाले का हिस्सा 8 होता है। और ये आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो कि जब एक क्यूब के कॉर्नर के ऊपर कोई पार्टिकल रखा जाता है तो वो 8 क्यूब में शेयर होता है। चार तो जो रूम है वो एक उसके साइड वाला इस तरफ, एक उसके साइड वाला इस तरफ और एक जो साइड में बना है एक उसके साइड, चार ये हो गए और चार इसके ऊपर, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए हैं। इस प्रकार जैसे मैं अगर आपको इसको बुक के थ्रू समझाऊं, किसी बुक को उठा के, तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, मान लिया जाए ये इस सिचुएशन को मान लीजिए, ये आपका कॉर्नर है, ये आपका कॉर्नर, तो एक तो यहां पे होगा इस कॉर्नर के, देखिए इस कॉर्नर के, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के एक यहां पे होगा, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, चार, और चार इसके ऊपर रखे जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और 8 में शेयर हो रहा है तो फ्लक्स भी कितने में शेयर हो जाएगी? 8 में। फ्लक्स Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स। इस प्रकार से अगर ये 8 कॉर्नर हैं तो 8 में ही शेयर हो जाएंगे, और 6 कॉर्नर हैं तो ये 6 कॉर्नर में ही शेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 कॉर्नर हैं तो 6 में शेयर हो जाएंगे, और 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर में शेयर हो जाएंगे। इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? Q बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट 24, a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r if the radius is double than the outward electric flux। देखिए फ्लक्स का फार्मूला आपको अभी भी बताया, दैट इज q डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब ये किसी प्रकार के किसी रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, नॉट डिपेंड, और डिपेंड नहीं कर रहा तो आप डबल कीजिए, आप ट्रिपल कीजिए, आप फोरपल कीजिए, आप आधा कीजिए, कुछ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, तो रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा। 25, a hollow cylinder has charge q coulomb within it if phi is the electric flux in unit of volt per meter associated with curved surface b, the flux linked with plane surface a in unit of volt per meter। किस तरह से होगा ये बात पूछी गई है। ए होलो सिलेंडर हैज, देखिए आपके पास ये होलो सिलेंडर है, मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब चार्ज क्यू कुलाम, इसके पास चार्ज हो गया क्यू कुलाम, इफ phi is the electric flux in unit of volt per meter associated with curved surface B। कर्ड सरफेस, जो आपका कर्ड सरफेस है उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितनी है? फाई के बराबर है। द फ्लक्स लिंक्ड विद प्लेन सरफेस ए इन द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर, ए के साथ कितनी फ्लक्स होगी ये बात पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चंस में सिंपल सी बात की गई है। सिंपल सी बात क्या है?
ये फेस हो गया A, ये फेस हो गया B और ये फेस हो गया C के बराबर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस B, ये B सरफेस, ये A सरफेस, ये C सरफेस, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इस पूरे सिस्टम की जो फ्लक्स है वो क्या है, A फाई B और प्लस फाई C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही, यानी कि इसके नाम की फाई A, इसके नाम की फाई C और इसके नाम की फाई B। ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को यहां पे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का ये डायग्राम है। कंप्लीट ये क्वेश्चन नहीं था, टाइपिस्ट ने इसको जो है डायग्राम नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूं ये इसका डायग्राम है। इसको A बोल रखा है, इसको B और इसको C, ये गिवन डायग्राम है, दिया हुआ डायग्राम। और कर्व्ड सरफेस जो है आपका, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीटर एसोसिएटेड विद कर्व्ड सरफेस B, मतलब ये फाई B की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, फाई के बराबर दे रखी है। तो अब आप सोचिए, ये सरफेस और ये सरफेस तो सेम है, तो फाई A और फाई C की वैल्यू तो सेम है, यानी कि फाई A किसके बराबर है, फाई C के बराबर है। A C के बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2 फाई A प्लस में फाई B की वैल्यू क्या है, फाई के बराबर, इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अगर इस फाई को मैं इस तरफ लेके जाऊं तो बचेगा क्या, देखिए 2 फाई A इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये 2 आएगा नीचे तो हो जाएगा फाई बाय A इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई और 1/2 इसके साथ। ये उत्तर रहेगा। ठीक है, अब इस उत्तर में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं, ये सारे के सारे उत्तर इनमें मिस्टेक दे रखी है। कंप्लीट क्वेश्चन ये नहीं बना रखा है, इसका डायग्राम और ये मिस्टेक है। ये आएगा आपका कंप्लीट उत्तर आपके सामने ही। उत्तर ये रहा, ये रहेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई और ये 2 आ जाएगा नीचे तो 1/2। ये उत्तर होगा आपका इसका जो फाइनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज Q इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस। अब देखिए सेंटर ऑफ क्यूब, एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, एक छत और एक आप जिस फ्लोर पे खड़े हुए वो 2, एक ये इस तरफ वाली दीवार, एक इस तरफ वाली दीवार 4, एक आपके पीछे और एक इस तरफ वाली, तो टोटल कितनी होती है 6। तो जब वो सेंटर में रखा हुआ तो कितने में डिवाइड हो जाएगा, 6 में। तो प्रत्येक फेस, ईच फेस की बात कर रहा हूं मैं भाई, ईच फेस से जो फ्लक्स आएगी वो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट किसको, 4 पाई से 4 पाई काट के Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इसको बना दो, ये बन गया। पजल करने के लिए इन्होंने दे रखा है, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए 6 बार है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो। आपसे पूछ रहा है कि आपको इतनी नॉलेज है, देखो यहां पे कैंसिल करोगे तो बन ही नहीं सकती क्योंकि 4 5 फैक्टर है। इसको इससे कैंसिल किया तो यहां पे होगा 24 एप्सिलॉन नॉट, गलत हो जाएगा। यहां पे 2 पाई से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, ए चार्ज Q माइक्रोकुलाम, कितना माइक्रोकुलाम, Q माइक्रोकुलाम, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है। फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द ईच फेस विल बी, प्रत्येक फेस से, सेंटर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट है तो प्रत्येक फेस से कितनी क्यू आएगी, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट। अब माइक्रो के नाम का क्या लगा दे, 10⁻⁻⁶ लगा दे, तो ये आ गया उत्तर। चार्ज Q माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर पे है तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ईच फेस, प्रत्येक फेस, तो प्रत्येक फेस कितने, 6 फेस है, तो प्रत्येक फेस के कितने बांट आएगी, 1/6 पार्ट। 6 फेस में पहले फेस के पास भी 1/6, दूसरे के पास भी, तीसरे के पास भी, हमेशा इक्वली डिवाइड हो जाती है। कैसे, समझाता हूं। मान लिया जाए आपके पास ये कोई ऐसा आदि आकृति है, इसके यहां पे कोई चार्ज रख दिया, ठीक है, तो इसके पास ये आकृति पूरी करके देखिए ऐसे, अगर इस आकृति को पूरी करते इस तरह से तो इस फ्लक्स का आधा हिस्सा इसमें जाता और आधा हिस्सा इसमें आता, तो इसकी फ्लक्स का उल्ले वाली की कितनी हो जाएगी, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, Q बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार आपके पास कोई कोन है, ये रहा कोन, इस कोन के मुख के ऊपर एक चार्ज रख दिया तो इसके ऊपर भी तो ऐसा ही कोन हो सकता है, तो ये कोन की फ्लक्स आधी उसमें जाएगी आधी इसमें, तो इसकी कितनी बाटा आएगी, Q बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आपको करना है, यानी कि आपका काम क्या है, सबसे पहले आप ये मना के देख लो कितने हिस्सों में वो चार्ज जा रहा है। अब क्यूब जब सेंटर पे रखा है तो वो 6 हिस्सों में जा सकता है, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, a charge Q is situated at corner of cube, the electric flux passes through all 6 faces of the
क्यूब इज कितना होगा। अब ये क्वेश्चन समझने का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। यहां पे एक क्वेश्चन और साथ लेके आऊंगा, इसके साथ साथ 2 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये हो गया, इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इस कॉर्नर पे, ये जो आपका कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हमने एक चार्ज को रख दिया। ठीक है, जैसे ही इस कॉर्नर पे चार्ज को रखा तो ये कॉर्नर कितने हिस्सों में जा रहा है, 8 हिस्सों में। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो आपका कॉर्नर है ये 8 हिस्सों में बढ़ जाता है। 8 हिस्सों में बढ़ जाता है तो प्रत्येक हिस्से के पास कितनी फ्लक्स आई, क्यू बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे बात आई, प्रत्येक के हिस्से में क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखिए, इससे एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये फेस जुड़ा हुआ, 3 फेस। इस एक कॉर्नर से आप अपना रूम का, कमरे का रूम देखिए, उस रूम का कोई एक कॉर्नर देखिए, जहां बैठे हैं उस रूम का कमरा देखिए, कमरे का एक कॉर्नर देखिए। एक कॉर्नर से 3 फेस जुड़े होंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक छत, जो इस एक कॉर्नर से कनेक्टेड है। इसी प्रकार जैसे कि एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों जो इससे कनेक्टेड है, इन तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इन तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई है, वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर होगा, इस क्वेश्चन का ही खास बात है, इसमें 2-3 प्रश्न बनेंगे। क्यों बनेगा इन तीनों के कारण 0, इसलिए इन तीनों के कारण 0 बनेगा। कौन कौन सा हो गया, एक तो ये बाहर वाला फेस देखो, ये दिखाई दे रहा आपको, ये पूरा फेस, ये जो आपको पूरा फेस दिखाई दे रहा है ये वाला, एक ये वाला फेस ये जो है, और एक इसके पीछे वाला फेस, ये हो गया 3। ये 3 फेस। अब बचे हुए 3 बच गए आगे, वो बच गए, एक ये मेरी तरफ, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ वाला, ये नीचे वाला, एक ये वाला, एक मेरी तरफ वाला, ये वाला, ये 3 बच गए हैं और 3 आपके पास दिखाई दे रहे होंगे, उनके कारण फ्लक्स 0 क्यों हो गई, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला एक होता है फाई इज इक्वल टू मैं ई इंटू ए इंटू मैं कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इन तीनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया है वो एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण एंगल बन गया 90 डिग्री, किन किन के बीच, ई और ए के बीच। कहोगे सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए के एरिया के पैरेलल हो गया तो 90 कैसे बना, 0 बन गया। क्यों, क्योंकि ए खुद डायरेक्शन नहीं देता, ए का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर कैसे, ये कह रहा है कि ये हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पेन से मैं दिखा रहा हूं, ये हमारे पास एरिया हो गया इस बुक की तरह, ये आपका जो बुक है ये एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। अगर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो जो एरिया है इसका नॉर्मल, देखिए इस एरिया का नॉर्मल कौन होगा, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर ही एरिया की डायरेक्शन देता है, न कि एरिया के पास खुद की डायरेक्शन होती है। एरिया खुद तो स्केलर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर बनाने के लिए हमने किसका यूज किया है, यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, तो एंगल हो गया 90 डिग्री का। जब एंगल 90 डिग्री का हो गया यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, 0। कितने, इन 3 फेसों के कारण। अब बच गए कौन, 3 फेस, और 3 फेस बचे हैं तो प्रत्येक फेस के कितनी फ्लक्स बाटा आई, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में 24 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना भाई, प्रत्येक फेस के, एक ये नीचे वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये बाहर की तरफ जो आगे आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, ये वाला, ये हो गया ये। तो इनको कितनी बाटा आई, Q बाय 24, क्योंकि इस कॉर्नर पे रखने के कारण, इस कॉर्नर पे रखने के कारण जो इस क्यूब में से फ्लक्स आनी थी वो आनी थी Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कॉर्नर 8 हिस्सों में डिवाइड है, तो एक हिस्सा इसके बाटा आया Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब 8 में से इनमें भी डिवाइड होनी है, जो इसके पास है, इसके पास कितने फेस है, 6 फेस, 6 में से 3 फेस इससे कनेक्टेड है जिनके अंदर एंगल 90 होने के कारण फ्लक्स होगी 0। तो बच गए कौन, जो उसके बिल्कुल सामने है, इसके बिल्कुल सामने है, ये वाले 3 फेस बच गए। इन तीनों फेस में से प्रत्येक फेस पे कितनी आई, Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पर ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेस, सारे के 6 फेस में, तो इन 3 फेस की 0, तो 3 फेस की होगी कितनी, 0, प्लस बचे हुए 3 फेस में से प्रत्येक में कितनी है, Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे में भी Q बाय 24, तीसरे में भी Q बाय 24, तीनों को जोड़ोगे तो कितनी बचेगी, Q बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट। तो उत्तर क्या आएगा, Q बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे 2 क्वेश्चन कैसे बना दिए सर आपने, मैंने बना दिया, एक तो ये अगर सारे के सारे 6 में से पूछे तो Q बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा प्रश्न, जो इस कॉर्नर से कनेक्टेड फेस है उन सभी की फ्लक्स क्या है, 0 है, वो कितने हैं, 3 है, तो 3 की फ्लक्स क्या, 0। बचे हुए 3 की कितनी है, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट।
उसके भी प्रत्येक फेस पे पूछ ले, तीनों पे एक साथ नहीं, अलग अलग पे पूछ ले, तो कितने डिवाइड हो जाएगी, Q/24, Q/24, Q/24। इस तरह से ये एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। अब देखो सेंटर ऑफ क्यूब में रख दिया, अब इसने फिर से खेल गया है। ये बच्चे क्या लगा के आते हैं इसको निशान, Q/6 एप्सिलॉन नॉट करके आते हैं जी, ये उत्तर आ गया। हालांकि इसमें दे नहीं रखा है, L स्क्वायर और कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, पर पढ़ो स्टेटमेंट को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, मतलब टोटल क्यूब से एक फेस से आ रही है Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और क्यूब के कितने फेस, 6 फेस, तो 6 के फेस के थ्रू कितना हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कहने का मतलब आपको ये एक क्यूब दे रखा है, और इस क्यूब के, अगर इस क्यूब के सेंटर में यहां चार्ज रख दिया तो प्रत्येक फेस के कितनी बटा आएगी, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर क्वेश्चन करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स अमर्जिंग फ्रॉम ईच फेस, तो आप उत्तर देते Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसने पूछ लिया कि पूरे क्यूब से कितनी आएगी, तो पूरे क्यूब से आएगी Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है भाई, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 30 का, ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, होलो स्फीयर की, होलो सेल की। होलो सेल का अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ये सेंटर है, ये रेडियस r है, तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, होलो सेल हो, क्या हो, होलो सेल हो, तीन बातें मैं आपको बता रहा हूं। होलो सेल, ये गलत लिख दिया भाई, कंडक्टर और कंडक्टिंग स्फीयर, ये तीनों एक ही होते हैं भाई, अलग नहीं होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही हैं। तीनों के तीनों की कहानी क्या है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। और इनके तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है K × Q डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ग्राफ आएगा ऐसा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब जब तक इस R की वैल्यू लेस देन R है, इस R की वैल्यू इस R से छोटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 के बराबर है। बात तो यही है। जैसे ही R की वैल्यू ग्रेटर देन R हो गई, तो जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, घटेगा। देखो R बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो ऑप्शन देखिए, डिक्रीज एज R नहीं, इंक्रीज एज R नहीं, 0 एज R इंक्रीज फ्रॉम, ये रहा देखो, 0 एज R इंक्रीज फ्रॉम R इज लेस देन R। जब तक R बड़े R से कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। और डिक्रीज एज R, अब देखो डिक्रीज एज R इंक्रीज, डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज एज R इंक्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, कहां पे, बाहर, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल इंफिनिटी लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्बडा एंड माइनस लैम्बडा। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक की कितनी है प्लस लैम्बडा और एक की कितनी है माइनस लैम्बडा, इस तरह से। आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2r इन द फ्री स्पेस, दोनों कितनी दूरी पे है भाई, 2r दूरी के ऊपर प्रेजेंट है। देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन मिडवे, ये मिडवे हो गया, मिडवे का मतलब यहां से भी r और यहां से भी r, इस प्रकार से हो गया। अब इस प्रकार से होगा, देखो इसके कारण माइनस है, इसके कारण प्लस है। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालूंगा तो उसके लिए मैं क्या रख लूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जब भी आपको निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड या उस इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या निकालना, आपको डायरेक्शन, पहली बात यह है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आपको क्या रखना होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना होगा। तब ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल करेगा इस तरफ, और इसको कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1, और ये माइनस वाला इस प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कह देंगे E2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू में E1 प्लस में E2। और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब दोनों का लैम्बडा सेम है, दोनों की R सेम है, तो E1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, E2 के बराबर हो गई। यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ
लैम्बडा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्योंकि E2 और E1 इक्वल है, इसकी यहां ये भी रखो और यहीं ये रखो। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आ जाएगा लैम्बडा बाय में पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दैट इज लैम्बडा बाय में पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे? 3r/2 डिस्टेंस पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल है और इसके सेंटर से 3, जिसकी रेडियस क्या r है, रेडियस r है, इससे 3r/2 मतलब 1.5 r। यहां पे आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है? आपके पास एक सेल है, उस सेल की रेडियस है r, उससे 3/2 r के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या होगी? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर सेल ऑफ रेडियस r इज e। क्वेश्चन अलग है भाई, पूरा नहीं पढ़ा, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो भाई। क्या कहना चाह रहा, देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2, 3r/2 कहां बनेगी? यहां बनेगी, जिसको क्या कहते हैं? 1.5 r। फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज e। यहां इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई? E के बराबर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से r/2 पे आपको क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो r/2 इस सेल के अंदर है, और सेल के अंदर कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर और कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 के बराबर होता है। यह बात अभी अभी आपको बताई गई थी कि इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होता है। ये 2-3 बातें आपको लिखवाई गई थी अभी अभी, देखो ये लिखवा रखी। होलो सेल हो, होलो कंडक्टर हो, और क्या हो? कंडक्टिंग स्फीयर हो, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। यह बात आपको अभी अभी बताई गई थी। ठीक है भाई, तो इसलिए इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा? इसका आंसर जो आपका है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है भाई, अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है ये, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन करेंगे। ए होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ, होलो कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज प्रोवाइड कर दिया, और वो कर दिया 10 माइक्रो कूलम का, इतना चार्ज इसको प्रोवाइड कर दिया। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो सेल है उसके सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो इसलिए इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, अंदर तो हमेशा ही 0 होता है, सेल हो या कंडक्टर हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, ये तीनों बातें। तो ये मोटे मोटे तौर पे सीधे से कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, बाकी इसका दूसरा पार्ट जो कैपेसिटेंस वाला है उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।